दोस्तों नमस्कार। चुनाव जीतने के लिए कितना पैसा चाहिए और चुनाव जीतने के लिए किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा चाहिए और फिर उस पॉलिटिकल पार्टी को पॉलिटिकल पार्टी चलाने के लिए कितना पैसा चाहिए, जितना भी पैसा चाहिए वो पैसा देता कौन है और उसकी एवज में वह लेता क्या है। क्या वाकई यह किसी चक्रव्यूह की तरह है या इस चक्रव्यूह के भीतर भी एक चक्रव्यूह है जहां ना तो वह कुछ लेता है ना कुछ देता है, बल्कि इस देश का सिस्टम ही उसे पैसा दे देता है और फिर उस पैसे को माफ कर देता है और उस पैसे में से वह 1 से 1.5% सीधे तौर पर कैश के तौर पर पॉलिटिकल पार्टी के हिस्से में वह पैसा आ जाना चाहिए, इस रूप में चाहता है। तो क्या बैंक से पैसा जाता है, रिजर्व बैंक आंखें बंद कर लेता है, सुप्रीम कोर्ट इस दिशा में देखता तक नहीं है, इलेक्शन कमीशन कुछ भी देखने की स्थिति में नहीं है, यह खेल है क्या? क्योंकि कल हिमाचल प्रदेश में वोटिंग होनी है और उसके बाद उसके रिजल्ट आएंगे 8 दिसंबर को। गुजरात में जो वोटिंग होनी है वह 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को होनी है और इस पूरे पैसे के खेल की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के भीतर 6 दिसंबर को होनी है। यह खेल क्या है? क्या आसान शब्दों में इसे कहें तो सिर्फ यह खेल इलेक्ट्रल बॉन्ड का है। थोड़ा जटिल कर दें तो यह बता दें कि दरअसल इस देश के भीतर जो बैंकों से कर्ज लेते हैं और फिर कर्ज नहीं लौटा पाते हैं वही दरअसल पॉलिटिकल फंडिंग करते हैं। या इसको कुछ और जटिल बना दिया जाए यह कहते हुए कि दरअसल यह एक सिस्टम इस देश में ऐसा काम करता है जिसमें कुछ पार्लियामेंट की भागीदारी होती है, कुछ आरबीआई की भागीदारी होती है और बड़ी सारी भागीदारी फाइनेंस मिनिस्ट्री अपने तौर पर नियम कायदों के तहत करती चली जाती है। और आंखों के सामने बिल्कुल पारदर्शी तरीके से इस देश के 29 राज्यों में एसबीआई के काउंटर खुल जाते हैं और कहते हैं हम इलेक्ट्रल बॉन्ड की बिक्री कर रहे हैं, आप खरीद लीजिए। खरीदने वाला इस दौर में कैसे खरीदे और कितना खरीदे? 1000 का बॉन्ड? जी नहीं, किसी को नहीं चाहिए या बहुत कम को चाहिए। 10,000 का बॉन्ड? यह भी बहुत लोगों को नहीं चाहिए। 1 लाख रुपए का बॉन्ड? यह भी नहीं चाहिए। 10 लाख रुपए का बॉन्ड कुछ लोगों को चाहिए। 1 करोड़ रुपए का बॉन्ड? जी, 1 करोड़ रुपए का बॉन्ड सबसे ज्यादा इस देश में खरीद कर पॉलिटिकल पार्टीज को दे दिया जाता है। लेकिन देने वाले कौन है उसकी जानकारी कभी किसी के पास आती नहीं है। लेकिन अलग अलग हिस्सों से जब आप तालमेल करना शुरू करेंगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। पूरा खेल खुला हुआ है इस देश के भीतर में। इस देश में बैंकों से जो कर्ज लेते हैं नहीं लौटा पाते हैं उसको पहले एनपीए के दायरे में डाला जाता है। एनपीए यानी नॉन परफॉर्मेंस एसेट। उसके चंद दिनों के बाद उसको राइट ऑफ कर दिया जाता है, यानी बट्टे खाते में डाल दिया जाता है, यह कहकर कि यह पैसा लौटेगा नहीं। और वो जो नहीं लौटाते हैं पैसा वो खुद को कंगाल घोषित कर देते हैं। कुछ लोग देश भी छोड़कर भाग जाते हैं। लेकिन जो कंगाल घोषित कर देते हैं फिर वो इलेक्ट्रल बॉन्ड कैसे खरीद लेते हैं, वह भी करोड़ों रुपए के, और वो पॉलिटिकल पार्टी के हिस्से में कैसे चला जाता है। इस चक्रव्यूह को आज समझने की कोशिश इसलिए कीजिए क्योंकि इलेक्शन कमीशन की खामोशी, सुप्रीम कोर्ट के भीतर पूरी वोटिंग होने के बाद सुनवाई और 15 नवंबर तक इस देश के 29 राज्यों में खिड़कियां एसबीआई की खुली हुई है। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जिसे खरीदना है खरीद ले। और यह खरीदने का नया सिलसिला पहली बार नवंबर के महीने में शुरू किया गया है। 2018 में जब कानून बनाया और पार्लियामेंट ने सहमति जताकर मुहर लगा दी तो उस वक्त कहा गया था सिर्फ जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर, साल में 4 बार ही खुलेगा। और अगर लोकसभा चुनाव बीच में आ जाता है तो उसके लिए 30 दिन निर्धारित होंगे। लेकिन एक झटके में पता चला इस बार का गुजरात चुनाव और हिमाचल का चुनाव कोई आसान नहीं है। बहुत पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए कि उसके लिए पैसा जो मौजूद है उससे काम भी नहीं चलेगा। और अगर चल जाएगा तो फिर बाकी रिजर्व में पैसा रहना चाहिए, क्योंकि बरस दर बरस नहीं, महीने दर महीने तो इस देश में चुनाव होते हैं। तो पहली बार नवंबर में भी खिड़की खुल गई और ठीक उसी समय खोली गई जब हिमाचल प्रदेश की वोटिंग सामने हो और महीने भर बाद या उससे भी कम वक्त के बाद गुजरात में वोटिंग हो। इतना पैसा इस देश के भीतर है। आरबीआई नोट छापते चला जाता है
और वो कहता है कि नोट गायब हो गए बाजार से। आइए जरा इस चक्रव्यूह को आज समझने की कोशिश इसलिए कीजिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास जब मामले पहुंचे हैं उसमें 4 बातों का खुले तौर पर जिक्र कर दिया गया है। उसमें एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म उसने भी किया है, कॉमन कॉज वालों ने भी किया है, लेफ्ट पार्टी सीपीएम ने भी दरवाजा सुप्रीम कोर्ट का ठकठकाया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि गुजरात की वोटिंग के अगले दिन सुनवाई कर लेंगे, तब तक मत हमको डिस्टर्ब कीजिए। लेकिन जो कहा गया उसमें पहले समझ लीजिए क्योंकि कुछ चीजें और साफ हो जाएंगी। अनअकाउंटेड कैश चुनावी व्यवस्था में झोंका जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट को इसका जवाब चाहिए। कोई भी कहीं से भी, वह देश के भीतर हो या दुनिया के किसी भी देश में रह रहा हो, वह इस देश के भीतर इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद सकता है, उसकी जानकारी किसी को नहीं दी जाएगी। जो पॉलिटिकल फंडिंग है उस पॉलिटिकल फंडिंग का 70 से 80% हिस्सा सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी के पास क्यों जाता है जिसका नाम बीजेपी है, यह भी जवाब मिलना चाहिए। और इन सब के बीच मनी लॉन्ड्रिंग खुले तौर पर हो रही है या पैसा इस रूप में घूमकर आता है और आप कुछ भी नहीं करते हैं। दरअसल यह आवाज और कहीं से नहीं, पहली बार आरबीआई के जरिए ही उठी थी जब उर्जित पटेल वहां पर गवर्नर हुआ करते थे। उर्जित पटेल ने एक पत्र लिखा था और साफ तौर पर कहा था, 14 सितंबर 2017 को उन्होंने एक पत्र लिखा और कहा कि शेल कंपनियों के जरिए जो फंडिंग होगी उस पे आप कैसे नकेल कस पाएंगे, ये तो पूरे तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग की दिशा में बढ़ता हुआ कदम है। और इसीलिए अब सुप्रीम कोर्ट से कहा जा रहा है कि महाराज इन सारी फंडिंग को आप एफसीआरए के दायरे में तो लाइए, जो फॉरेन करेंसी का जो पूरा एक्ट बना हुआ है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, उसके दायरे में तो लाइए, आरटीआई के दायरे में ही ले आइए। लेकिन नहीं, सत्ता को पैसा चाहिए, पैसा जीत के लिए चाहिए, जीत के आश्रय चुनाव होगी और चुनाव के आश्रय सत्ता मिल जाएगी और यह साइकिल चलती रहनी चाहिए। और दूसरे के पास पैसा नहीं जाएगा क्योंकि सत्ता हमारे पास, सारे इंस्टीट्यूशन हमारे पास। हम ईडी को जब सक्रिय करेंगे तब होगी, नहीं करेंगे तो नहीं होगी। कहां करना है हम बताएंगे, एफसीआरए कानून के दायरे में कौन आएगा हम बताएंगे। आप खामोशी बरतिए क्योंकि पार्लियामेंट ने पास किया है। अब इस पार्लियामेंट के भीतर एक चीज और है, चीफ जनरल मैनेजर ने भी, जो पी विजय कुमार थे, उन्होंने भी एक पत्र 30 जनवरी 2017 को ही लिखा था कि दरअसल जो खरीदता है बॉन्ड और वो अगर शेल कंपनी के जरिए ट्रांसफर कर रहा है तो आपके केवाईसी पैरामीटर्स भी काम नहीं करेंगे। इसको भी मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। सवाल है, एक वक्त आरबीआई की तरफ से उंगली उठाई गई तो गवर्नर को कुर्सी छोड़नी पड़ी, उस पूरे अधिकारियों की टीम को हटना पड़ा और नई टीम आ गई, नया बोर्ड बन गया, नए गवर्नर आ गए और नए गवर्नर को कोई परेशानी नहीं है। अब यहां पर निकल कर आइए कि दरअसल 2 चीजों को एक साथ जोड़िएगा, तब आप इस खेल को बहुत पारदर्शी तरीके से समझ पाएंगे। 2018 से यह पूरा खेल शुरू होता है जब इलेक्ट्रल बॉन्ड आता है और 2018 के बाद एक झटके में इस देश के भीतर में जो राइट ऑफ किया जा रहा था, जो कर्ज लेने वाले कर्ज नहीं चुका पा रहे थे, जिनको हम विलफुल डिफॉल्टर कह रहे थे, बरस दर बरस उनकी तादाद और बरस दर बरस उन तादाद की रकम और बरस दर बरस इलेक्ट्रल बॉन्ड का खरीदा जाना, इन तीनों परिस्थितियों को जरा जोड़ दीजिए, तब आप समझ जाएंगे इस देश के भीतर में खिलवाड़ बैंकों से, जनता के पैसे से, इस देश की पूंजी से और पूरे सिस्टम से कैसे होता है। 2018-19 में 2,36,265 करोड़ रुपए राइट ऑफ किए गए। कितने लोग इसके दायरे में थे? 2,207 लोग। 2018 से शुरू हो गया है इलेक्ट्रल बॉन्ड का खेल, हम उस पर आएंगे। पहले जरा यह देख लीजिए जो राइट ऑफ किया गया 2019 में 2,34,170 करोड़। कितने लोगों को? 2,469 लोगों को। 2020 में 2,02,781 करोड़। कितने लोगों को? 2,840 लोगों को, जिन्होंने विलफुल डिफॉल्टर हैं, पैसा नहीं दे पाए कर्ज देने के बाद और बैंक ने राइट ऑफ कर दिया, सरकार का निर्देश था तो राइट ऑफ करना पड़ा। 2021-22 में 1,01,57,096 करोड़। कितने लोग? 2,790 करोड़। कुल रकम कितनी हुई 2022 के मार्च तक? कुल रकम 2022 के मार्च तक होती है 8,30,312 करोड़। कितने लोगों को माफ किया गया? 10,000
306 लोग। इसमें एक चीज और समझ लीजिए, जिसको 2018 में माफी दे दी गई वह शामिल नहीं है 2019 में, वह अलग है। और उस दायरे में 10,306 लोगों को इस देश में विलफुल डिफॉल्टर माना गया इन 4 बरस के भीतर में, और 8,30,312 करोड़ रुपए उनको राइट ऑफ कर दिया गया। अब इसी दौर में निकल कर आइए जो एनपीए से राइट ऑफ की स्थिति इस देश में आ गई। अब इसमें अगला सवाल था, जो फॉर्म खरीदने वाले लोग थे वह कितने लोग थे, और जो 10,306 लोगों को माफी दे दी गई, क्या वही लोग तो नहीं थे? क्योंकि जब हमने इसका हिसाब किताब लगाना शुरू किया कि दरअसल कितने लोगों ने इलेक्ट्रल बॉन्ड को खरीदा है, तो पता चला कि इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदने वाले लोगों की तादाद लगभग, जो बॉन्ड पेपर जो बिके, हर पेपर बिकता है, हमारे पीछे एसबीआई का ये बॉन्ड का पेपर है, यह इसी तरीके का रहता है जिसमें खरीदने वाला बोल रहा होता है कि हम पॉलिटिकल पार्टी, फला पॉलिटिकल पार्टी को ये पैसा दे रहे हैं। यह उसकी एक कॉपी है, डुप्लीकेट कॉपी मानकर चलिए आप, वैसी ही कॉपी रहती है। 19,250 फॉर्म इस दौर में 2018 के बाद से बिके हैं, जो कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए पॉलिटिकल पार्टी के पास पैसे चले गए। कितना पैसा गया? 10,791 करोड़। माफी कितनी दी गई थी? माफी दी गई थी 8,30,312 करोड़। कितना परसेंट हुआ? 1.3%। 1.3% के लिए इतना हंगामा? हमने माफ कर दिया और उन लोगों ने खरीद लिया। क्या वाकई उन्हीं लोगों ने खरीदा या कोई और था? इसका भी जवाब है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा इस देश के भीतर में जिनको फंस गए, जो एनपीए में आए कुछ, उसमें मान लीजिए 5 कंपनियों का, हम टॉप मोस्ट 5 कंपनियों का नाम बताते हैं। एबीजी शिपयार्ड, आरआईआई एग्रो, कॉनकास्ट स्टील, एरा इंफ्रा लिमिटेड, गीतांजलि जेम्स, यानी 3,500 करोड़ से 7,500 करोड़ के बीच में इन्होंने कर्ज लिया है और नहीं लौटाया। अब सवाल यह है कि इन्होंने जो कर्ज लिया उसका सब अगर 1.3% ही देने लग जाए तो यह कितना होगा? और जो विलफुल डिफॉल्टर है और दूसरी तरफ जो कंगाली भोगते हुए इस देश के इंडस्ट्रियलिस्ट या रईस हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों में थे और उनके मामले जब एनसीएलटी और आईबीसी में चले गए, उनकी तादाद कितनी है? और उस तादाद को यहां ट्रांसफर किया जाए या कहा जाए कि नहीं, विदेश से भी पैसा आ रहा है। यहां पर हमको लगता है उर्जित पटेल ने जो उंगली उठाई थी उस समय कि शेल कंपनियों के जरिए कैसे काम होगा, तो क्या इस देश में जो सरकार कहती है शेल कंपनियां बंद हो गई, तो क्या वाकई बंद हो गई है या नहीं हुई है? अब यहां से 2-3 सवाल और निकलते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। यह इसलिए क्योंकि इस देश के भीतर में कर्ज माफी की लाइन जो है अभी भी लगी हुई है, और लगभग 12,500 लोग चाहते हैं कि हमको कर्ज माफी हो जाए। यह अभी कतार में है। इस देश के भीतर में जिनको 2014 के बाद माफ किया गया, जिनका कर्ज माफ किया जा रहा था, उनकी तादाद 20,000 के लगभग पहुंच चुकी है। और जो लोग पॉलिटिकल फंडिंग कर रहे हैं उनके बारे में जो जानकारी निकल कर आती है राज्यों के जरिए, इसलिए क्योंकि अब आप कहेंगे इलेक्ट्रल बॉन्ड कोई कहां खरीदता है? 4 जगह उसके हब है, 4 नहीं 5 जगह कहिए उसके हब है। एक मुंबई है, एक दिल्ली है, एक कलकत्ता है, एक हैदराबाद है और एक चंडीगढ़ है। ये 5 हब हैं जहां से चीजें ड्राइव करती हैं। और संयोग से इन 5 जगहों पर मौजूद जो विलफुल डिफॉल्टर्स हैं उनकी तादाद लगभग 4,700 है। और जो रकम निकल कर आई वह रकम कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में, जो जाहिर है सोर्सेज मैटर करते हैं इसमें, आपके सोर्सेज के जरिए आपको पता चलता है कि दरअसल किस कंपनी ने कितने बॉन्ड खरीदे, यह तो नहीं पता चलेगा, लेकिन इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे, बावजूद इसके कि उसने अपने आप को विलफुल डिफॉल्टर दिखा दिया है, बावजूद इसके कि वह खुद को कंगाल बता रहा है। दरअसल यह पहली बार है कि राज्यों के चुनाव के लिए स्पेशली खिड़की ना सिर्फ खोली गई, बल्कि ऑफिशियली सरकार का डिसीजन, उसके बाद पीआईबी का नोट शुरू होता है और उसके बाद पता चलता है कि 15 दिनों तक यह खिड़की खुली रहनी चाहिए। शुरू में सिर्फ 9 से 15 यानी 6 दिनों के लिए खिड़की खुली हुई थी। अब इसको 15 दिन करने की तैयारी है कि यह खुली रहे तब तक जब तक गुजरात के लिए पूरा पैसा ना आ जाए। यानी 9 तारीख से खुली और
हिमाचल में वोटिंग कब है? तो 9 से पैसा आना शुरू हुआ, पॉलिटिकल फंडिंग शुरू हो गई। तो 9, 10, 11, 12 को वोटिंग है। तो आपके पास 3 दिन के खुले समय हैं जिसमें आप हिमाचल के भीतर पैसा लगा सकें, या फिर बॉन्ड का जो पैसा आएगा उसके जरिए हम आपको पैसा देंगे या उसको हम भरी पूर्ति करेंगे, जो पैसा हमारे खजाने से, पार्टी फंड से निकल रहा होगा। यह पहला राउंड था। दूसरा राउंड गुजरात, एक लंबा वक्त लिया गया। यह सवाल बार बार अनसुलझा था कि 1 महीने का वक्त क्यों लिया जाता है। दरअसल उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा कारण जो है वह इस इलेक्टोरल बॉन्ड का खेल था। इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए हिमाचल से पहले खिड़की खोली गई और गुजरात इलेक्शन तक पैसा आ जाना चाहिए, और पैसा 15 नहीं तो 20 तक बढ़ जाएगा, 25 तक बढ़ जाएगा, जो 15 दिनों का वक्त लिया जा रहा है सरकार के जरिए, क्योंकि 9 से खिड़की खुली है। अब आप 15 दिन कहिएगा तो 24 तक खुला हुआ है, और 1 तारीख को पहली वोटिंग है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 48 घंटे पहले खिड़की बंद होगी। तो आपके पास एक पूरा वक्त है इस दौर में पैसा कलेक्ट करने का और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का, और उसको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इलेक्टोरल फॉर्मेट के भीतर उस कैपिटल को ले आने का, जिसका जिक्र 2017 से ही इस देश में हो रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम तो सुनवाई करेंगे तो 6 दिसंबर को करेंगे, जब वोटिंग खत्म हो जाएगी। यह सबसे बड़ी स्थिति के भीतर और भी कुछ सवाल इसलिए बड़े हो चले हैं क्योंकि इस देश में FCRA कानून के तहत मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होती है हमने ईडी के जरिए लगातार छापों के आसरे समझा है, और सबसे बड़ी तादाद में इस देश में छापे इन्हीं वर्षों में मारे गए। यानी बीते 10 बरस की तुलना में बीते 8 बरस में, यानी 2014 से पहले के मनमोहन सिंह के काल का 10 साल और मोदी काल का 8 साल, उस दौर में अगर 100 छापे मारे गए तो इस दौर में 500 छापे मारे गए। 5 गुना स्थिति बढ़ गई। उसमें आप कन्विक्शन रेट मत खोजिएगा, क्योंकि कन्विक्शन रेट 2 से 3% से आगे जाता ही नहीं है, और इस दौर में तो 1.5% पर आकर टिक गया है। तो उस पर मत जाइएगा। लेकिन सवाल यह है कि जो एजेंसीज का जो काम था, वो IT इंडस्ट्री हो, माने इनकम टैक्स वाले एजेंसी हो, या फिर अपने तौर पर ईडी हो, CBI हो, अलग अलग कानून काम कर रहे हो, वो सारी परिस्थितियों में जो छापे मारे गए उस दायरे में कोई भी ऐसा शख्स नहीं आया जो पॉलिटिकल फंडिंग करता था। अब आप क्या करेंगे? यानी हर इलेक्शन के पहले और इलेक्शन के बाद इन 2 परिस्थितियों में पैसे देने वालों की रकम कितनी मायने रखती है, इसको भी अगर समझें इस रूप में, तो सिर्फ 2022 में, इस साल जनवरी के महीने में 1213 करोड़ रुपए पॉलिटिकल फंडिंग हो गई इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। अप्रैल में 648 करोड़ रुपए, जुलाई में 390 करोड़ रुपए, अक्टूबर में 545 करोड़ रुपए, यानी सब मिला दीजिएगा तो लगभग 2795 करोड़ रुपया पॉलिटिकल फंडिंग इस दौर में हुआ। और आप सीधी लकीर खींच सकते हैं 70 से 80% हिस्सा बीजेपी के खाते में। यह बड़ा पारदर्शी डाटा है, इसमें आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब यहां से जो आखिरी सवाल सबसे बड़ा शुरू होता है कि इलेक्शन कमीशन खामोश क्यों रहता है? पार्लियामेंट की मोहर लग गई है, तो क्या पार्लियामेंट की मोहर को लेकर इलेक्शन कमीशन बंधा हुआ है? नहीं बंधा हुआ है। और जितनी बड़ी तादाद में ये पैसा आ रहा है और ये लोग जो रिटर्न दिखलाते हैं हमारा इतना खर्च हुआ, उन दोनों के बीच इतना गैप हो चुका है कि इस समय बीजेपी का खजाना पॉलिटिकल फंडिंग के लिहाज से भरा हुआ होगा, क्योंकि जब आप रिटर्न दिखाते हैं तो उतना खर्चा नहीं दिखाते हैं जितना खर्चा कर रहे होते हैं। तो क्या ये पूरी की पूरी ब्लैक मनी है? क्या ये पूरी मनी लॉन्ड्रिंग की स्थिति है? क्या ये ब्लैक को व्हाइट बनाने की स्थिति है, क्योंकि उसके बाद गवर्नमेंट आपके साथ कहीं आपके अनुकूल काम करती है? क्या ऐसी स्थिति है? क्योंकि कितनी बड़ी रकम इस देश के भीतर से माफ कर दी जाती है और कितनी बड़ी रकम पॉलिटिकल फंडिंग के तौर पर आती है, जब आप दोनों को मिलाना शुरू करते हैं तो आपको पता चलता है कि 2 बात इस देश में कर्ज माफी 2 ही तरीके से होती है। एक, किसानों की कर्ज माफी कर दीजिए तो आपको वोट मिलेंगे, और कॉरपोरेट और इंडस्ट्रियलिस्ट और रईसों के कर्ज माफी कर दीजिए बैंकों से जो उन्होंने कर्ज लिया है तो आपको नोट मिलेंगे।
बड़ा सीधा सा फंडा, इसमें कहीं कोई उलझन किसी को नहीं होनी चाहिए। और इस देश की डेमोक्रेसी किस कैपिटल पर आकर निर्भर हो गई है, उस पूंजी को बनाने के लिए कितनी बड़ी मशक्कत इस देश में आरबीआई करता है, और बैंक कैसे उसको सिस्टमेटिक तरीके से हर राज्य के कैपिटल के भीतर में उसको एक दुकान खोलनी है कानूनी तौर पर। और जहां से इलेक्ट्रल बॉन्ड, जब हम आपसे जिक्र कर रहे थे ना कि 1,000 रुपए का महत्व नहीं, 10,000 का महत्व नहीं, तो हमने सोचा ये जानकारी जरा ली जाए कि दरअसल ये इलेक्ट्रल बॉन्ड सबसे ज्यादा करोड़ों के ही क्यों बिकते हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि जो पूरी रकम जाती है उसमें 0.0001% सिर्फ 1,000 रुपए के बॉन्ड बिके हैं। 10,000 के बॉन्ड 0.0016%, 1,00,000 के बॉन्ड 0.2419%, 10 लाख के बॉन्ड 6.09। पैसा बढ़ा, यहां पर परसेंटेज बढ़ा। और 1 करोड़ रुपए के बॉन्ड 93% बॉन्ड 1 करोड़ के ही लोग खरीदते हैं, और उसकी तादाद जो है वो तकरीबन 1,000 करोड़ से ज्यादा की हो गई है। 1 करोड़ के बॉन्ड 1,000 करोड़ से ज्यादा की हो गई है। और इस वक्त अगले 15 दिनों या बीते 4-5 दिन और आने वाले 10 दिनों के भीतर 15,000 करोड़ का जो खेल होने वाला है, 10,000 करोड़ का जो खेल होने वाला है, क्योंकि 1 करोड़ रुपए के 10,000 बॉन्ड एसबीआई ने छाप दिए हैं और उसके पास पड़े हुए हैं। अभी यह जानकारी आई नहीं कि बीते 4 दिनों में, पिछले 3 दिनों में कितने बॉन्ड बिक गए हैं, लेकिन 10,000 बॉन्ड 1-1 करोड़ रुपए के यह सोचकर छापे हैं कि यह बिक जाएंगे। यानी सीधा खेल 10,000 करोड़ का खेल सिर्फ 1-1 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए अगले 15 दिनों में होना है, जो कि ओवरऑल रिकॉर्ड भी तोड़ सकता है। इससे पहले के जो रिकॉर्ड चला करते थे वो एक बरस में, एक वक्त में 2,500 करोड़ तक गए, 3,000 करोड़ तक गए, लेकिन 10,000 करोड़ को कोई छू नहीं पाया। इस बार पहला मौका है कि हो सकता है वो सारे रिकॉर्ड टूट जाएं, क्योंकि गुजरात इलेक्शन है। और गुजरात का इलेक्शन कितना महत्वपूर्ण है और वो कैसे पूंजी पर टिका है, अब यह बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। और कुल मिला के इन 15 दिनों में अगर सारे के सारे बॉन्ड भी बिक गए तो सोचिए इस देश के भीतर में 15,000 करोड़ के बॉन्ड सिर्फ गुजरात इलेक्शन के लिए। और अगर आधे भी बिक गए तो भी यह रिकॉर्ड होगा कि 7,500 करोड़ के बॉन्ड बिक गए। यानी सरकार ने रास्ता निकाल लिया है। आने वाले वक्त में छत्तीसगढ़ का चुनाव हो, राजस्थान का चुनाव हो, कर्नाटक का चुनाव हो, तेलंगाना का चुनाव हो, बॉन्ड की खिड़की खुल जाएगी और उस पूरी प्रक्रिया में इलेक्शन से ठीक पहले रिटर्न ऑफ किया जाएगा, जो राइट ऑफ किया जाता है बैंक से लिया गया कर्ज। और विलफुल डिफॉल्टर्स की तादाद जो अभी भी कतार में 10,000 से ज्यादा लगे हुए हैं, 20,000 का ये जो लगे हुए हैं, और उसके अनुकूल परिस्थिति लकीर खींची जाएगी। और उनसे पैसा क्या चाहिए, कर्ज माफी की गई, 1%, 1.5% ही तो देना है, और बाकी दूसरे रास्तों से आ जाएगा, उसकी फिक्र मत कीजिए। यह है लोकतंत्र का जीता जागता बॉन्डमय डेमोक्रेसी। क्या कीजिएगा इसको। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।